Financial risk assessment using R Studio. माय नेम इज़ मोहम्मद शकीब शुजात और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट यूजिंग आर स्टूडियो इसका मैंने पहले एक पार्ट 1 बता चुका हूँ। पार्ट 1 के अंदर जो है मैंने डिस्कस किया था फेलियर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन, क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन फेल होती है। मैंने से ब्रीफिंग दी थी इससे पहले आर के फंडामेंटल्स की और प्रीरिक्विजिट लाइब्रेरीज की जो हमें रिक्वायर्ड हैं रिस्क असेसमेंट के लिए। और इसके अलावा मैंने वैल्यू एडिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 की तरफ आएँ। अच्छा, अब जो पार्ट 2 है इसका, उसके अंदर हम लोग नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे और द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोस्केडेसिटी एंड वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग इसको भी हम देखेंगे। हेटेरोस्केडेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग क्या चीज़ होती है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे आर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और जो बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको दूंगा साथ साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी इस पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 के अंदर पहले पार्ट 1 का रिकैप होगा कि हमने क्या किया, उसकी एक छोटी सी समरी मैंने बनाई है वो देखेंगे। उसके बाद हम सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे स्क्यूनेस और कर्टोसिस के पर्सपेक्टिव से, और आर में देखेंगे कि हम वो कैसे असेस कर सकते हैं। चार्ट बेयर टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है नॉर्मेलिटी का, उसको डिस्कस करेंगे। आर के लिए होता है, ये आर में बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, रीस्केल स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सिमुलेशन देखेंगे, जैसे लेसन में लास्ट पार्ट के अंदर देखी थी सिमुलेशन, बट इस बार जो है रीस्केल टी डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वैल्यू एड्रेस का एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल फॉर मल्टी पीरियड होराइजन भी हम देखेंगे, ठीक है। वैल्यू एड्रेस मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। अच्छा, सीरियल कोरिलेशन एंड मार्केट एफिशिएंसी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडियोलॉजी है, वो डिस्कस कर लेंगे इसमें हम। इसके अलावा ऑटो कोरिलेशन क्या है, ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट कैसे होता है आर में, वो भी देख लेंगे। वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग क्या होती है एक्चुअली, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, उसको देखेंगे। अच्छा, टाइम डिपेंडेंस और ऑर्डरिंग ऑफ डेटा इसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, गार्च 1-1 जो हमारा मॉडल है उसको देखेंगे हम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अच्छा, गार्च कैसे कंसिडर करता है हेटेरोस्केडेसिटी को, इस चीज़ को भी हम थॉरली देखेंगे। इसके अलावा हम वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग की भी पर्सपेक्टिव और उसके असम्पशंस जो हैं उसको गार्च कैसे कंसिडर करता है वो भी देख लेंगे। गार्च 1-1 को हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी देखेंगे। एनालाइज वोलेटिलिटी देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम असेस करेंगे अपने गार्च मॉडल को जो हमारा फाइनलाइज होकर आएगा, ठीक है। उसको मल्टीपल केसेस के साथ हम जो है वेरीफाई करेंगे कि हम लोगों ने सही बनाया कि नहीं। उसके बाद हम फोरकास्ट करेंगे लास्टली कि हम कैसे इसको फोरकास्ट कर सकते हैं फॉर अ कंप्लीट ईयर। अगर वैल्यू एड्रेस हमें फोरकास्ट करनी हो बाय यूजिंग गार्च तो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम इसको देखें। तो अच्छा, पार्ट 1 के अंदर हमने एक्चुअली किया क्या था जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास गोल्ड प्राइसेस का डेटा था फ्रॉम 1968 टू 2020, 1 अप्रैल 2020 तक का हमारे पास डेटा था, ठीक है। और हमने किया ये कि हमने जो है सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि हमारा जो डेटा है उससे हमने जो लॉग रिटर्न्स निकाले हैं प्राइसेस के डेटा से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन ली और हमने एक फॉर्मूला जो वैल्यू एट रिस्क और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का होता है हमने उससे कंप्यूट किया। तो हमारा वैल्यू एट रिस्क कुछ 0.0199 आया और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल 0.025 आया, 2.5%, ठीक है। उसके बाद हमने सिमुलेशन का अप्रोच यूज किया, सिमुलेशन की मेथोडोलॉजी यूज की और उससे हमने वैल्यू एट रिस्क और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कंप्यूट किया। बट इस बार भी हमने यही अज्यूम किया कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे हमने जो है उस अजम्पशन को कंसिडर करते हुए जब हमने कंप्यूट किया तो वैल्यू एट रिस्क हमारा करीब करीब आया उसी से जो हमारा पहले निकाला था हमने। सिमिलरली एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी सिमिलर बहुत ज़्यादा करीब करीब आया। तो फिर हमने क्या किया, थर्ड मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने जो है हमने बोला कि अगर हमारा वाकई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, हमारे अजम्पशन करेक्ट है, तो अगर हम विदाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन के हम लोग सिमुलेशन के जरिए अगर हम वैल्यू एट रिस्क और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कंप्यूट करें तो वो भी सिमिलर आना चाहिए। तो हमने जब ऐसा किया तो वो ऐसे सिमिलर नहीं आया, तो हमें एक यहाँ से फील क्लियर हुआ कि हमारी अजम्पशन सही नहीं है। इसके अलावा जब हमने पीडीएफ कंप्यूट के देखे तीनों के, तो हमें क्लियर हुआ कि जो है हमारा जो डेटा है लॉग रिटर्न्स, वो लॉग रिटर्न्स जो है उसकी जो पीडीएफ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ से बहुत मुख्तलिफ है।
तो इस तरह से हमें क्लियर हुआ कि हमने जो कंजम्पशन की हुई थी वो गलत थी, हमारा डेटा एक्चुअली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अब हमारा डेटा एक्चुअली क्या है और हम उसको आगे कैसे कंप्यूट कर सकेंगे, वैल्यूएटर्स कैसे आ सकेगा, अब हम उसको जरा आगे देखते हैं। अभी तक हमने इतना किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की तरफ, सिमेट्री की तरफ, ठीक है। सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें हेल्प करती है कि हम कंप्यूट कर सकें, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को असेस कर सकें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक होना क्या होता है? सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि अगर आपके लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिल्कुल वैसे ही है जैसे राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो हमारी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। लेफ्ट स्क्यूड होने का मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट टेल जो है वो ज़्यादा बड़ी है राइट टेल से, और राइट स्क्यूड होने का बिल्कुल वही मतलब है कि राइट टेल आपकी बड़ी है लेफ्ट टेल से, ठीक है। अच्छा, आर के अंदर इसको देखने के लिए हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स है। मोमेंट्स एक पैकेज है, आर पैकेज है, वो हमें डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, तो हम जो है ये काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अगर आपका जो है 0 आता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि आपका सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट स्क्यूड है, और आपका अगर कोफिशिएंट स्क्यूनेस पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्यूड है। ग्राफिकली भी मैंने थोड़ा सा शो किया है यहाँ पे कि जब राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड और सिमेट्रिक किस तरह से होती है, तो हम वो भी हम देख सकते हैं कि सिमेट्रिक तो बिल्कुल मिरर इमेज है, राइट टेल और राइट साइड ऑफ द टेल एंड लेफ्ट साइड ऑफ द टेल इक्वल लग रही है। राइट स्क्यूड के अंदर राइट टेल बड़ी है लेफ्ट टेल से, और लेफ्ट स्क्यूड के अंदर लेफ्ट टेल बड़ी है राइट टेल से। आर के अंदर देख लेते हैं, ये मैं आर स्टूडियो की विंडो में आ चुका हूँ। लाइब्रेरी मोमेंट्स मेरे पास, आपके पास अगर मोमेंट्स डाउनलोडेड नहीं होता, पहले आप उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी मोमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया है मैंने, आर वेक 3, ठीक है। इससे पहले 1-2 में पहले यूज कर चुका हूँ पार्ट 1 के अंदर, तो मैंने न्यू बनाया आर वेक 3, और उसको मैंने क्या किया, जो हमारे लॉग रिटर्न्स, डेली लॉग रिटर्न्स थे, ठीक है, मैंने उनको जो है उसमें सेव कर दिया एज वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद स्क्यूनेस का एक फंक्शन है, नॉर्मल सा स्क्यूनेस, ठीक है। जब मैं स्क्यूनेस चेक करूंगा इसकी, और उसको मैंने सेव कर दिया एस के अंदर, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो एस के अंदर आ जाती है स्क्यूनेस। अब मैं एस के को रन करता हूँ जब, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है स्क्यूनेस। अब ये पॉजिटिव आई है, 0 से बड़ी है, तो ये 0 के करीब है, बट 0 की बड़ी है, तो हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड देखेंगे, बट एक्चुअली स्क्यूनेस का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, हमें ये फील हो रहा है, क्योंकि करीब करीब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस से, क्योंकि 0 के करीब ही है ये, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाता है। इसके साथ हम देखेंगे कर्टोसिस की तरफ, ठीक है। हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी जो टेल है वो ज्यादा फैटर है या ज्यादा थिकर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेल से, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेप्टोकर्टिक कहते हैं, या हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आपकी टेल थिनर है तो आप उसको थिन टेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नेम मेजिकर्टिक भी होता है, ये इतना कॉमन नहीं है, मुझे भी अभी पता चला है जब मैंने रिसर्च की है इस वीडियो के लिए, तो खैर इसको मेजिकर्टिक भी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन या लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है आपके एनालिसिस में एज कम्पेयर टू प्लेटिकर्टिक। क्यों होती है वो ज़रा मैं आपको इस फिगर को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। होता ये है कि अगर आपकी टेल जो है वो थिकर है, तो होता ये है कि अब वो रेंज भले शॉर्टर हो जाए, आई मीन ये जो लेफ्ट मीन से डाइवर्ट हो रही है 0 से -2 तक की जो रेंज है लेप्टोकर्टिक, ये कम है एज कम्पेयर टू 0 से -4 जो नॉर्मल की है। बट होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना 0 से -2 आने की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रोबेबिलिटी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर शो हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है नेगेटिव आने की, नेगेटिव रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए बहुत इंपैक्टफुल होती है एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस के लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस अगर आपका 3 आ रहा है तो आपका मेसोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो आपकी लेप्टोकर्टिक है, और अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस लेस देन 3 आ रहा है तो आपकी प्लेटोकर्टिक यानी कि थिन टेल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अच्छा, कर्टोसिस के लिए क्या सीन है, कर्टोसिस की कहानी ये है कि वही लाइब्रेरी है मोमेंट्स की, ठीक है, उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेक्टर है जो कंटेन कर रहा है
लॉग रिटर्न, जीरो लॉग रिटर्न जो हमारे गोल्ड परचेस के हैं, ठीक है, उसको मैंने आरवेक्स रिवर्स कोई नाम रखा हुआ है जैसे हमने स्क्यूनेस में रखा था। और कर्टोसिस एक फंक्शन है जैसे स्क्यूनेस का था मोमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर कर्टोसिस के नेम से, ठीक है। अब ये सब मैंने सेव कर दिया, केटी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। मैं जब चेक कर रहा हूँ तो ये 14.1107 आ रहा है जो कि 3 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारी जो टेल है, ठीक है, वो फैटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि लेप्टोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि हमारी हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे जो जो हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करे और उसकी कंजप्शंस की तरफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। इससे पहले पहले हम एक और टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मेलिटी का जिसका नाम है जार्क-बेयर टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। आर बिल्ट इन टेस्ट है ये, ठीक है। और इसके पीछे जो नल हाइपोथेसिस है वो यही है कि आपको जो भी गिवन वेक्टर है या जो भी आपका डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, अजम्पशंस को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप पी की वैल्यू जो होती है आपकी लेस देन 0.05 आती है टिपिकली, ठीक है, या फिर स्मॉलर आती है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा नल हाइपोथेसिस के असम्पशन भी चल रहा है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। तो आर में कैसे होता है जरा उसको देख लेते हैं। जाग बेरा सेम अगेन लाइब्रेरी मोमेंट्स, ठीक है, अगेन आर वेक 3। सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है, जाग डॉट टेस्ट आर वेक 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इट सेज के जो है आपकी पी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी आई है, ठीक है, और नल हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर आ गया, विच मीन्स इट रिजेक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट द डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करें, इसका हल क्या है। अब हमें यहाँ तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हज़ारों लाखों डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग सिर्फ स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन टिपिकली यूज होती है हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस को इलस्ट्रेट करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम भी स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू से जो है ना ये डिफाइन हो जाती है, ठीक है। ये यूज होता है इसकी शेपिंग के लिए, स्केलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, जब म्यू इन्फिनिटी हो जाता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अच्छा, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसके मोमेंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रीस्केलिंग करेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये काफ़ी काम आएंगे। अच्छा, जो खास चीज़ नोट करने की है वो ये है कि अगर हम कंसिडर करें मीन देखें तो मीन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो जीरो होता है, ठीक है। और स्क्यूनेस भी जीरो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है वेरिएंस का और कर्टोसिस का। यहाँ वेरिएंस डिपेंडेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और कर्टोसिस भी डिपेंडेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, ठीक है। तो जब हम रीस्केलिंग करेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। रीस्केलिंग है क्या, ज़रा उसको देख लेते हैं। रीस्केल टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हम चाह ये रहे हैं कि हम एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें जो हमारे लॉग रिटर्न्स की डिस्ट्रीब्यूशन के मैच कर जाए, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, ठीक है, ताकि हम जब उससे वैल्यू एट रिस्क और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कंप्यूट करें तो वो ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब हमने जैसे भी पिछले देखा ट्रिवियल के अंदर, तो हमने देखा कि दो इक्वेशंस हैं और एक अननोन है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखें वेरिएंस, अगर हम हम वेरिएंस कंप्यूट करके, मतलब वेरिएंस पुट करके अगर हम जो है म्यू निकालने की कोशिश करें, एक तो वो है, या फिर हम कर्टोसिस पुट करके म्यू निकालने की कोशिश करें, दूसरी इक्वेशन ये है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, और अननोन क्या है, एक म्यू, सही है। तो अब हम यहाँ पर इशू आ रहा है, तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी आउटकम्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे रूट म्यू ओवर म्यू माइनस टू से, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि हम जो है अपना जो पहले वेरिएंस था, मैं आपको फिर एक बार दोबारा पीछे ले जाता हूँ। जो वेरिएंस है, तो वेरिएंस है यहाँ पर इस वक्त, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने की कोशिश करूँ तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट म्यू ओवर म्यू माइनस टू से, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं
इसी नंबर से रूट म्यू ओवर म्यू माइनस 2 से, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन मैं ऑल आउटकम्स को मैं ऐसे क्लियरली तो नहीं कर सकता कि किसी पॉइंट पे किसी को डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे आउटकम्स जो भी आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से उन सबको डिवाइड करना पड़ेगा म्यू ओवर म्यू माइनस 2 से। अच्छा, ये कैसे होगा कि मैं इसको थोड़ा सा डीपली आगे जाके बताऊंगा ये कैसे बन रहा है और क्यों डिवाइड कर रहा हूँ और क्या हो रहा है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसको कंसिडर करते हैं कि मीन इसका 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1 हो जाएगा, स्क्यूनेस इसकी 0 हो जाएगी, और जब बचेगा सिर्फ और सिर्फ कर्टोसिस, और कर्टोसिस से कंप्यूट हो सकता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल ही बनाया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के चेंज होने से कर्टोसिस चेंज होता है, और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर कर्टोसिस आप चेंज कर रहे हो तो आपको ये पता चल सकता है कि आपका रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली है। अच्छा, तो अब स्केलिंग से हमारे मुराद हमें बस यही है कि जो है ना हम अपनी वेरी करेंगे अपने म्यू को, ताकि हमें रिक्वायर्ड कर्टोसिस मिल जाए जो हमें हमारे लॉग रिटर्न्स का है, ठीक है। अच्छा, पहले जैसे हमने अज्यूम किया था कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं इस बार कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीस्केल्ड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ये अब आर क्या करता है कि आज जो है ना फिट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना फिट करता है खुद से, ठीक है। और वो जिस मेथोडोलॉजी को यूज करता है उसका नाम मैक्सिमम लाइक्लीहुड थ्योरम है, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट आर पैकेज है मैथ्स के नाम से, ठीक है। और जरा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर वापस आता हूँ इस ग्राफ पे। वो क्या रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी में इसको रन कर रहे हैं अपना पैकेज को। अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैंने पहले बताता हूँ। फिर वैसे ही एक वेक्टर बनाएंगे लॉग रिटर्न्स का, यही लॉग रिटर्न्स का। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो रहा है कि एक फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन है जो फिट कर रहा है इस वेक्टर को टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और क्या कर रहा है, जो फिटेड पैरामीटर्स निकालेगा ये, उसको मैं सेव कर दूंगा फिटेड पैरामीटर्स के नाम से, एक वेरिएबल बना रहा हूँ उसमें सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। अच्छा, इसको रन कर दिया मैंने। उसके बाद जो है आपके पास आ रहा है क्लास। इसकी मैं क्लास चेक करूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा कि फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन से निकल कर आई है, तो इसकी क्लास बता रही है, ठीक है। अच्छा, अब फिटेड पैरामीटर्स के साथ अगर जब मैं इसको डॉलर साइन लगाता हूँ तो ये उसके अंदर बता रहा है कि जो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं वो बताओ, ठीक है। फिटेड पैरामीटर्स के अंदर क्या बताओ, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। डॉलर साइन का मतलब ये है कि उसके अंदर, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फिटेड पैरामीटर्स के अंदर जा गया तो उसने आपको बता दी ये सारी चीजें, चार तीनों चीजें। एन क्या है यहाँ पे, मीन है। एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2.4 जो भी है, ठीक है। डीएफ है, सही है। ये हमारा क्या आ गया, हमारे लॉग रिटर्न्स का मोमेंट्स आ गए, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं जो अभी हमने बनाया है तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये क्या चीज है, ये हमारे एक्चुअल जो है ना हमारी हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने जो है किस चीज को प्लॉट किया, जरा दोबारा देख लेते हैं। हमने प्लॉट किया है डेंसिटी ऑफ आर वेक्टर 3, ठीक है। हमने पीडीएफ बनाया है जो हमारे लॉग रिटर्न्स हैं, ठीक है। सिंपल से पीडीएफ बनाया है, तो हमारे लॉग रिटर्न इस तरह से नजर आता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम देख लें कि हम जो ट्री डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिट किया वो कितना ज्यादा करीब आ रहा है उससे, ठीक है। उसको फिर क्या करेंगे, उसको एक मैंने फंक्शन बनाया माई डी टी के नाम से, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन डी टी का मतलब होता है डेंसिटी, टी का मतलब होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का टी, ठीक है। अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था तो हम क्या करते थे, डी नॉर्म लिखते थे। अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यहाँ टी टी लिखेंगे, ठीक है। एक्स माइनस एम विच मीन्स म्यू म्यू माइनस एक्स माइनस एम, मतलब एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस जो हमारा वो था सिग्मा, ठीक है। अच्छा, होल को मैं डिवाइड करूंगा एस से, सही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा। अच्छा, ये वेरी किससे कर रहा है, ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज करने से मैं फिट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, इसको जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये रन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से रन करके दिखाऊं तो आपको बता रहा है कि एक फंक्शन है इसके बराबर, ठीक है। कर्व, कर्व क्या करेगा, प्लॉट कर देगा। क्या प्लॉट कर देगा, इस फंक्शन को प्लॉट करे, कॉल करे, डू कॉल से हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के लिए जो है हमने जो डेटा मंगवाया है वो डेटा कहाँ से आ रहा है, लिस्ट एक्स, ठीक है। एक्स आ रही है
पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है फिटेड पैरामीटर्स एस्टिमेट के अंदर जो थे वो आ रहे हैं, जितने भी हमने फिटेड पैरामीटर एस्टिमेटेड के तीनों जो थे हमारे वो तीनों यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, एड इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है, जो पुराना हमारा प्लॉटिंग हुई थी उसी के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, और इसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। तो अब मैं जरा दिखा देता हूँ आपको कैसा बन रहा है। सही है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा हमारा इस तरह से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है, हमारे फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो आई है वो काफी ज्यादा क्लोज है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। मैंने साथ साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी जो है ना प्लॉटिंग की है ताकि साथ साथ अच्छा कंपेरिजन हो जाए। तो अब एफ एक वेरिएबल है जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहा है नॉर्मल। आर वैक वही अगेन जैसे मैंने पहले यहाँ पे यूज किया था, आर वैक्स अगेन वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, टी डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, अगेन क्लास चेक करके मैं देख लूंगा कि फिट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। अब इसके जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। इसके एस्टिमेट दो ही आएंगे, ज़ाहिर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो ही होता है, मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आई है वो मैंने सामने आपको लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा एक मैंने फंक्शन बनाया है NOR के नाम से, वो क्या करता है, तीन चीजें लेता है, एक्स एम एंड एस, ठीक है, एंड डी नॉर्म। अगेन जैसे मैंने वहां पे डी टी लिखा था, यहाँ पे डी नॉर्म आएगा, एक्स एम एंड एस, ठीक है। इसको किसी से डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो सिंपल जैसे रहता वैसे रहेगा ये, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ यहाँ पे, अगेन कर्व हो रहा है, वो वाला फंक्शन हमने कॉल किया है, लिस्ट एक्स के अंदर एक्स की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और एज न्यूमेरिक जो है हमारे पास पहले वो आ रहा है एस एस्टिमेट। अच्छा, इसको देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर आएगा मीन। अगर मैंने एज न्यूमेरिक कर दिया तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू उठ कर आएगी, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंसर्ट किया है, ठीक है। और एड इज इक्वल टू टू का मतलब क्या है, मैं पिछले वाले के अंदर ही ऐड करना चाह रहा हूँ, और कलर इज इक्वल टू ब्लू रख लिया मैंने इसका, ठीक है। अब इसको मैं प्लॉट करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। सही है, तो जब मैंने इसको प्लॉट किया तो हमारे पास क्लियर आ गया। मैं इसको जरा एक लेजेंड से हमें क्लियरली हो जाएगा। अच्छा, ये जो 0.25 और 64 है ये आपका वेरी कर सकता है आपके स्क्रीन साइजिंग के ऊपर। ये मैंने अपने स्क्रीन साइजिंग के लिए से बनाया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी जो लेजेंड के अंदर जो आइटम्स आएंगे वो लॉगरिथम्स होंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। सही है, कलर मैंने सब तीनों के अलग अलग लिखते हैं। और लाइन टाइप जो है वो 1 है, और ये जो साइज है इसका ये भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जैसे जैसे आपकी स्क्रीन है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ये सूट कर रहा था तो मैंने ये रखा हुआ। इसको रन करता हूँ मैं, मेरे पास एक लेजेंड पे आ रहा है। इसको जूम करके हम देख सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो बिल्कुल ही हमारा डेटा बहुत दूर है, लेकिन हाँ जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया जो कि रेड में नजर आ रही है आपको, ठीक है, वो काफी क्लोज है हमारे लॉग रिटर्न से। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सिमुलेशन अज्यूमिंग रीस्केल टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जब हम वही सिमुलेशन कर रहे हैं जैसे हमने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था पार्ट 1 के अंदर, अब हम यहाँ पे भी सिमुलेशन करेंगे। हम 100,000 रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर वही है कि अब हमने जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगा, पहले सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कर रहे थे। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है, ठीक है, वो यूज होगा, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए। और इसके लिए जो एक जो पैकेज हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो मेट्रोलॉजी का पैकेज है, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो जाएगी, ठीक है। PDF भी हम कंप्यूटर बनाएंगे इसका, वो भी देख लेते हैं कैसे बनता है। आर स्टूडियो में चले जाते हैं। आर स्टूडियो में आ गए। अब यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है मेट्रोलॉजी की, अगर आपके पास नहीं है आप इंस्टॉल करें, उसके बाद लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी रन करें। अच्छा, जैसे हमने पहले किया था, आप काफ़ी से अब तो फेमिलियर हो गए होंगे सेल्फा से और सीट सेट करने से क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, आर नॉर्म लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, टी स्केल है तो आर टी स्केल लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ठीक है। करना क्या है, आर टी स्केल क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। क्या करेगा वो 100,000 वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन, मीन कैसे आ रहा है, मीन आ रहा है इस तरह से, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मीन आ रहा है इस तरह से, ठीक है। फिटेड पैरामीटर्स में जा रहा है, फिटेड पैरामीटर्स के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू है वो उठा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा,
इस तरह से। और इसमें डेविएशन ये आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ रहा है आपके पास नंबर 3 करके, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वैल्यू किस कैसे निकलता है, ठीक है। वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस क्वांटाइल है, उसका अल्फा क्वांटाइल होता है। तो अल्फा क्वांटाइल बना रहे हैं, अल्फा हमारे पास कोई 0.05 है। सही है, तो हमें बी ए आर 4 बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया वैल्यू रिस्क 4। पहले 3 निकाल चुका हूँ मैं, कौन कौन से 3 थे जैसे शुरू में मैंने बताया, ठीक है। नंबर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है वो 0.016 आ रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी आ गया। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल से आप काफी फेमिलियर हो चुके होंगे, जब भी हम सिमुलेशन करते हैं एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इसी तरह से निकालते हैं कि हम वेक्टर के अंदर से वो सारी वैल्यूज जो वी आर से लेस होती हैं वो वाले वैल्यूज को जो है ना उसका मीन ले लेते हैं, ठीक है। आर वेक्टर 3 का है, आर वेक्टर 3 के अंदर से वो सारी वैल्यूज जो वी आर से कम थी, लेस थी, ठीक है, उन सबका मीन ले लिया तो वो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल होता है, ठीक है। इसके पीछे थ्योरी में पार्ट 1 में बता चुका हूँ कैसे होता है ये, ठीक है। और हमने उसको कैसे सेव कर दिया, एक डेटा फ्रेम में सेव कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। इस प्लॉटिंग से भी आप काफी फेमिलियर होंगे, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या करेगा, जी जी प्लॉट एक फंक्शन है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है लाइब्रेरी तो उसको पहले आप लाइब्रेरी भी उसकी इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या करेगा वो, आर वेक 3 को प्लॉट करना है उसने, ठीक है। क्या हो क्या रहा है, आर वेक 3 यहाँ पे लिखने का मतलब है आर वेक 3 में जाओ और एक्स इज इक्वल टू वही पूरी रेंज ले लो आर वेक 3 की, और लैब लेबल्स आपको बता दें, लेबल्स में क्या क्या आ रहा है, टाइटल आएगा, ठीक है। वाई एक्सेस पे क्या आएगी वो चीज लिख दिया, एक्स एक्सेस पे क्या आएगा वो चीज लिख दिया। प्लस प्लस का मतलब और क्या क्या करनी है, एक जियोमेट्रिक डेंसिटी, मतलब एक वो बनानी है आपको, डेंसिटी फिल करनी है आपने। क्या करोगे इसमें, ठीक है। ये कलर कोड है, आपको चेंज कर सकते हैं, आपको आर के अंदर डिफरेंट कलर कोड मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा है, ये अल्फा जो है आपका इसका कोई लेना देना नहीं है उसी से। अल्फा बस यहाँ पर उसकी डेंसिटी शो करता है कि कितना थिकनेस हो जाएगी उसकी कलर की, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेट पार्टीशन, अच्छा आपने जो है उसको लिमिट कर दिया था मैंने, ताकि मेरे पास क्लियर अच्छा बने। आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से और अपने स्क्रीन साइजिंग के हिसाब से, ठीक है। ज्योमेट्रिक वर्टिकल लाइन मैंने कहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वर्टिकल लाइन बन जाए जहाँ पर हमारा वी आर आ रहा है, सही है। लाइन टाइप सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास प्लॉट हो जाएगा यहाँ राइट साइड के ऊपर पीडीएफ फंक्शन, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसकी डेंसिटी फंक्शन जो है ना बनकर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये मैंने वहां पे भी स्लाइड के अंदर भी शो किया था। अच्छा भाई, कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल अजम्पशंस देख लेते हैं। पहले शुरू की जो 3 अजम्पशंस थी वो आपको पता ही है। अब हमने एक और अजम्पशन बनाई थी कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीस्केल स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके हिसाब से भी हमने अज्यूम किया। तो हमने चेक किया कि हमारा वैल्यू एड्रेस का आया है काफी क्लोज टू दी एक्चुअल डेटा, जहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं थी, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और हमारा एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी काफी करीब है, ठीक है। पिछले सारे रिजल्ट से तो काफी करीब है, ठीक है। और जब हमने इनकी पीडीएफ चेक किए तो वो भी हमें काफी ज्यादा जो है ना नियर लगा ओरिजिनल डेटा से। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये एज्यूम कर लिया कि अब जो है ना हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, और हमारा जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली टी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट टी स्किल स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्योंकि हमारी चीजें मैच हो गई थी, सही है। तो अब अगर ऐसा ही है तो फिर हम आगे चलते हैं। हम आगे चले तो हमारे पास जो हमारे हेज फंड इम्प्लीमेंटेशन है, कहानी चली हेज फंड की रही है। हो ये रहा है कि एक हेज फंड है, जो मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर बताई थी ये बात कि एक हेज फंड है, ठीक है। इसके अंदर 100 मिलियन जो है इन्वेस्टेड कैपिटल है और 900 मिलियन जो है वो बोरोड कैपिटल है, ठीक है। और ये 1 बिलियन का हेज फंड है जो इन्वेस्ट हो रहा है उस गोल्ड के अंदर जिसकी प्राइसेस हमारे पास है, ठीक है। तो हम इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर रिस्क एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम उसका वैल्यू एड्रेस और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा ये काफी, अब हमारे रिजल्ट्स काफी क्लोज आ रहे हैं और अब हम बिल्कुल सही चीज पर कर रहे हैं और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में। तो हम चेक करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द वन डे वी आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, ओवर अ सिंगल डे दिस हेज फंड विल नॉट लूज मोर देन 16.7 मिलियन, ठीक है। अगर हम इग्नोर करते हैं 5% के सिनेरियो को, वर्ड सिनेरियो को। और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या है कि अगर हमारे रिटर्न जो है वी आर से भी बुरे हो जाए, ठीक है, तो कितना लूज करेगा,
इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो है 30.6 मिलियन लूज करेगा अगर वीएआर से भी नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। अच्छा, ये कैसे कंप्यूट किया, जरा आरएसओडी में देख लेते हैं। सिंपल सा काम है जो हम हर बार किया करते आए हैं पिछले पार्ट वन के अंदर, कि पहले जो हमारे रिटर्न थे वो हमारे लॉग रिटर्न थे। हमने लॉग रिटर्न को जब हमने एक्सपोनेंशियल लिया, वीएआर जो है एक लॉग रिटर्न है, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल लिया और -1 किया तो वो हमारे पास उसमें आ गया, हमारे रिलेटिव रिटर्न के अंदर आ गया। जब रिलेटिव रिटर्न आ गया तो हमने उसे सिर्फ माइनस वो किया, मल्टीप्लाई किया हमने इसके अंदर 100,000, तो हमारे पास वीआर आ गया। हेज फंड का वीआर आ गया, ये कितना लूज कर सकेगा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। मिलियन के मैं इसको जरा चेक करके बता देता हूँ आपको, तो ये वही आ रहा होगा, 16.7 आ रहा है, 16.7 मिलियन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आ रहा है इस फंड का 30.6 मिलियन, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। वैल्यू एडेड कैन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल और मल्टी पीरियड होराइजन। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम मल्टी पीरियड होराइजन क्लेम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडेड रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कंप्यूट, ठीक है। तो इसको हम 3 अप्रोचेस से कंप्यूट कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इसको शॉर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सिमुलेट करें, जैसे हम करते हैं। हमने वन डेली लॉग रिटर्न निकाल लेते हैं हमने 100,000, तो हम 10 डेज के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ऑप्शन ये है कि हम आईआईडी अप्रोच यूज करें, विच मीन्स कि हम अजम्पशन रखें कि हमारा जो डेटा है वो आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके क्लियर करूंगा, ठीक है। थर्ड आपका जो है वो प्रोसेस है, वो ये कहता है कि आप जो है ब्लॉक वाइज जो है ना आप ड्राइंग करें, मतलब अपना जो आप डिस्ट्रीब्यूशन से आप अपना डेटा ड्रॉ करें वो ब्लॉक वाइज हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। बस अभी हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि हमें जो चाहिए डेटा वो हमें चाहिए 10 डे डिस्ट्रीब्यूशन की, 10 डे होराइजन के लिए हमें चाहिए, विच मीन्स हमें 10 डे का लॉग रिटर्न चाहिए फॉर द सेक ऑफ एस्टिमेटिंग वी आर एंड ई एस फॉर मल्टी पीरियड फॉर 10 डेज मतलब, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा? पहला प्रोसेस हमें जो हमने बोला था, पहली अप्रोच वो यही थी कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यूज़ करेंगे। तो हम हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे कि जो 10 ऐसे रिटर्न निकालेंगे जो वन डे लॉग रिटर्न के होंगे, ठीक है। 10 वन डे लॉग रिटर्न निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद उन 10 एक एक दिन वाले जो लॉग रिटर्न होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक 10 दिन का बन जाएगा। जब हमारे पास एक 10 दिन का मिल जाएगा तो हम ऐसा इस प्रोसेस को 100,000 टाइम्स रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास 100,000 10 दिन के लॉग रिटर्न आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम जो है पीडीएफ भी जनरेट करेंगे, इसी की पीडीएफ कैसे बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम वीएआर कंप्यूट करके शो भी करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे साथ साथ में। तो ये कैसे होगा जरा आरएसओडी में जाके देख लेते हैं। करना क्या होगा आपको, अगेन वही मेथोडोलॉजी आपकी लाइब्रेरी है, सही है, आप उसको रन करेंगे। उसके बाद आप अल्फा, ठीक है, अल्फा से आपको पता है क्या होता है, अल्फा इस चीज आप रखेंगे, सेट सीड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आरवेक 4 एक और वेक्टर बनाया मैंने, आरवेक 4 वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 0 को 100,000 टाइम। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा है वो 0 को रिपीट कर रहा है 100,000 टाइम। में दिखाता हूँ किस तरह का नजर आ रहा है, इस तरह का नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 100,000 टाइम जो है ना उसमें से है ना रिपीट कर दिया है, सही है। ऐसा क्यों है अब जरा समझाता हूँ मैं, ठीक है। एक मैंने काउंटर ही चलाया है आई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा, रिपीट क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, लूप की तरह। क्या करता है वो, करेगा ये कि जो वेक्टर आरवेक 4 है, सही है, उसमें ऐड कर देगा वन डे रिटर्न। जैसे कि हमने पिछले इसमें मैंने बताया था कि जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन की सिमुलेशन के लिए हम क्या करते थे, इन 3 पैरामीटर्स के बेस पे 100,000 वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है, रैंडम। आर टी स्केल का मतलब रैंडम टी स्केल वैल्यूज, ठीक है, निकाल रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं पिछले वाले के अंदर से। इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जैसे नॉर्मल लूप चलता है, सही है। मैंने प्रिंट इसलिए कर लिया ताकि हमारे पास काउंटर शो होता रहे कितने टाइम्स हो गया। उसको हम करेंगे 10 बार ताकि हमारे पास 10 बार ऐड होता जाए आपस में, और सब आपस में एक जगह ऐड हो रहेंगे तो हमारे पास 100,000 जो है 10 डे रिटर्न आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। रन करके देखते हैं अब हम, यहाँ पे रन कर दिया मैंने, ये मेरे पास आ गया 10, विच मीन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है हमारा लूप। फिर मैंने वी ए आर 5 अगेन कुछ भी नहीं है, जैसे हमने वी ए आर 4 निकाला हम वी आर 5 भी निकाल रहे हैं, सही है। अगेन वैसी प्लॉटिंग होगी जैसे हमने पहले प्लॉटिंग की थी, सही है, जैसे हमने उसकी की थी, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
सही है, प्लॉटिंग हो गई। अच्छा, मैं VAR5 बता देता हूँ निकला क्या है इस बार कंप्यूटर होने के बाद। 0.063 एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हमारे पास क्या है, 0.-0.10। ठीक है, 10%। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हैश फंड के अंदर वही इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कितना लॉस हो सकता है। तो हैश फंड में बता रहे हैं कि मिनिमम लॉस क्या हो सकता है, 61.9 मिलियन का हो सकता है। ठीक है, और अगर बहुत ही वर्स्ट हो जाए कंडीशन तो क्या होगा, 95.7 बिलियन आपके लूज हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम वही वाली बातें बताई हैं कि 61.9 मिलियन एंड 95.7 मिलियन का आपको लॉस एक्सपेक्टेड है। मल्टी पीरियड VAR एनवीएस IID लॉस के तरीके से। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा सीन ये है कि हम IID का कॉन्सेप्ट लेंगे। IID मतलब ये कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो लॉग रिटर्न है, हमारा जो डेटा है वो आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। विच मीन्स कि इंडिपेंडेंस से यहाँ पे मुराद ये है कि जो है ना, सीक्वेंस मैटर नहीं करती, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता डेटा का, मतलब पहले वाली चीज बाद में आ जाए, बाद वाली चीज पहले आ जाए, बीच वाली चीज, मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तब इस तरह से हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल रैंडम है। इस तरह से आइडेंटिकल का मतलब ये है कि पूरा का पूरा डेटा एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ हो रहा हो। ठीक है, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेटा इस तरह से आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हम जो है 10 डे लॉग रिटर्न निकाल रहे हैं और उसके बाद हम उससे कंप्यूट करेंगे VAR एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। ठीक है, तो अब करना कैसे होगा, हम क्या करेंगे, पहले रैंडमली पूरे लॉग रिटर्न में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर लेंगे। इस तरह से हम 10 बार करेंगे, तो हम 10 बार करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 डे का लॉग रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस प्रोसेस को हम 100,000 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास 100,000 10 डे लॉग रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, अब बाहर पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये काम। आ गए हम लोग स्टूडियो में। यहाँ पे क्या है, वो सेम लाइब्रेरी है। ठीक है, उसको रन किया हमने, सेल्फ सेम अल्फा सेट सीड भी वही है। अच्छा, मैंने एक और वेक्टर बना लिया है rvec5। क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है जीरो को कितने टाइम, 100,000 टाइम्स। ठीक है, रन करते हैं इसको। अच्छा, अगेन मैंने काउंटर रखा हुआ है =1। अच्छा, अब इसको और से देखें, रिपीट क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है सैंपल। अगर मैं आपको पिछले वाला दिखाऊं तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रैंडम टी स्केल नंबर आ रहा था। RT स्केल का मतलब क्या है, रैंडम टी स्केल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि यहाँ पर हो रहा है सैंपल। सैंपल कर रहे हैं हम लॉग रिटर्न के अंदर। लॉग रिटर्न से कोई भी चीज निकालो, कितने नंबर निकाल लो, 100,000 नंबर निकाल लो, और रिप्लेस इज इक्वल टू 2 रखा हुआ है, विच मीन्स रिप्लेस भी हो सकते हैं नंबर आपस में। ठीक है, मतलब एक नंबर 2 बार भी आ सकता है, 50 बार भी आ सकता है 100,000 निकालने में। क्योंकि एक्चुअली हमारे डेटा 100,000 नंबर है भी नहीं, तो हमें रिप्लेस तो वैसे भी करना था क्योंकि हमारे पास इतना डेटा है ही नहीं। ठीक है, और अगर होता भी तो तब भी हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम उसको रिप्लेस करें। ठीक है, अच्छा, अपने अच्छा प्रिंट आई वही इसलिए किया था कि मुझे काउंटर नजर आता रहे, और ये ब्रेक तब होगा जब हमारा काउंटर 10 तक चला जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ और ये रन हो गया, काउंटर आ रहा, चल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास आ गया rvec5। ठीक है, अब हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि हम जो है वेरिएंस निकाल लें, तो वैल्यू एड्रेस निकाल लें, सॉरी वैल्यू एड्रेस 6 निकाल लिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू एड्रेस 10 डेज की है, मतलब ये कि 10 डेज में जो है इससे ज्यादा लूज नहीं करेगा अगर हम इग्नोर कर दें अल्फा को, मतलब 5% को। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, वो भी हमने निकाल लिया, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अगेन प्लॉटिंग वैसे ही हुई है जैसे पहले मैंने की थी, प्लॉटिंग में कुछ खास बात नहीं है, बिल्कुल सेम सिमिलर प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, ये प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर आके आपके पास, here we go। ठीक हो गया। अच्छा, हैश फंड के अंदर भी मैंने एग्जांपल ली थी, मैं जरा वापस आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, हैश फंड के लिए अब एक बार हम गौर से देखेंगे कि पहले जो है हम सिर्फ 1 डे लॉग रिटर्न निकाल रहे थे, 1 डे VAR निकाल रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास 10 डे VAR, तो 10 डे लॉग रिटर्न से 10 डे VAR आएगा, मतलब कि ओवर 10 डे होराइजन
दिस hedge fund will not lose more than 58.4 million. 58.4 million कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. सिमिलरली व्हाट इज मेंट बाय 10 डे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, तो वो भी ओवर अ 10 डे होराइजन. इफ द गोल्ड रिटर्न fall below the VAR, then this hedge fund may lose 77.7 million. ठीक है. अच्छा, ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं जरा इसको देख लेते हैं. फर्स्टली हम हेज फंड के VAR को देख लेते हैं. तो कितना आया वो 58.4 मिलियन जैसे हमने पहले देखा था. ठीक है. वहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल को, तो ये 77.7 मिलियन आएगा. ठीक है. तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो जाता है कि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल और हेज फंड जो है 10 डे लॉग रिटर्न्स के साथ 10 डे होराइजन में कैसे देखा जा सकता है. अच्छा, ब्लॉक ड्रॉज के अंदर क्या सीन है. ब्लॉक ड्रॉज में सीन ये है कि हम जो है कंसेक्यूटिव 10 डेज का ब्लॉक उठाते हैं. मतलब कंसेक्यूटिव 10 डेज के रिटर्न जो है उनको एज इट इज ब्लॉक उठा लेते हैं. लेकिन अब जो ब्लॉक की जो पिकिंग है ये जो है रैंडमली होती है. कहीं से भी 10 दिन के उठा लेते हैं हम लोग. ठीक है. और उनको ऐड करके जो है एक 10 डे का रिटर्न बना लेते हैं. सही है. और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं 100,000 ताकि हमारे पास 100,000 10 डे के लॉग रिटर्न आ जाए. अच्छा, जो चीज़ समझने की यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो ब्लॉक की अकरेंस है, ठीक है, वो रैंडम है. मतलब कहीं से भी उठा सकते हैं, ऊपर से भी उठने वाले. मतलब पहला ब्लॉक हमने बीच से उठा लिया, दूसरा ब्लॉक ऊपर से उठा लिया. ठीक है. बट जो अंदर ब्लॉक के अंदर के जो 10 लॉग रिटर्न्स हैं वो रैंडम नहीं है. वो सीक्वेंशियल है और वो ऑर्डर पे बेस करते हैं. मतलब सबसे पहला मतलब वो सीक्वेंशियल चल रहे हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट एंड सेकंड वन इज सेकंड, इस तरह से चल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, कहानी ऐसे कर क्यों रहे हैं. हम एक्चुअली कंपेयर करना चाहते हैं अपने IID अजम्पशन को कि वाकई हमारा डेटा कहीं इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है. अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि हमारा जो सेकंड जो अप्रोच थी हमारी और ये वाली अप्रोच है, इन दोनों के रिजल्ट तकरीबन सिमिलर होने चाहिए. तो हमारे डेटा में कोई टाइम डिपेंडेंस या हमारे डेटा में कोई सीरियल डिपेंडेंस होनी नहीं चाहिए. लेकिन अगर इस तरह से नहीं है और हमारा डेटा जो है किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है या किसी टाइम डिपेंडेंस पर आता है, रिटर्न्स हमारा खासतौर पर किसी टाइम डिपेंडेंट हैं या किसी ऑर्डर डिपेंडेंट हैं, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट और पार्ट 2 का जो रिजल्ट था हमारा अप्रोच 2 का, वो दोनों डिफरेंट आएंगे. ठीक है. यह इसी एग्जैक्टली यही बात है कि दोनों डिफरेंट आएंगे अगर टाइम डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या सीरियल कंसिडरेशन है कोई किस्म की. ठीक है. तो जरा चेक कर लेते हैं कर क्या रहे हैं हम. सबसे पहले वही अगेन वही सेम, आपको तो फेमिलियर हो गए होंगे आप इस लाइब्रेरी से. वही अल्फा सेट सीट. अच्छा, यहाँ पे एक और वेक्टर है जो 100,000 जीरोस लिख रहा है. आर वैक्सी नाम रखा है मैंने. अच्छा, जितने भी हमारा डेटा उसको मैंने आर डेट में सेव कर लिया लॉग रिटर्न के डेटा को. जब POSM एक वेक्टर बनाया सीक्वेंस है कि क्या कर रही है 1 से लेकर जितना भी हमारा डेटा है उसमें से -9 कर रही है. मतलब ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता रही है. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना मैंने इसमें सेव कर दिए. ठीक है. अच्छा, RPOS क्या है, ये रैंडम कर देगी अब इनको, जितनी पोजीशन है इन सबको रैंडमाइज कर देगी. कैसे करेगी, सैम्पलिंग कर देगी इसके 100,000 इन सारे नंबर्स को रैंडमाइज कर देगी. मैं आपको दिखाता हूँ पहले POSM किस तरह से नजर आ रहा है. इस तरह का नंबर आ रहा है. ठीक है. आप इसको यहाँ देख सकते हैं. ये सारे नंबर्स हैं, बस 9 एंट्रीज कम है, 9 रिटर्न्स कम है. ये तो टोटल पूरे लॉग रिटर्न एज इट इज हैं, उनका इंडेक्स है, बस उनके अंदर से सिर्फ 9 रिटर्न्स कम है. ठीक है. लेकिन ये आर जब मैं इसको ये वाली लाइन रन करता हूँ तो क्या करता है, इसको सैम्पलिंग कर देता है और इसमें रिप्लेस भी हो रहे हैं आपस में. मतलब एक बार एक चीज दो बार 3 बार 50 बार भी आ सकती है. ठीक है. अब जब इसको देखेंगे ना तो अब ये रैंडम हो गया, कोई नंबर भी किसी भी वक्त आ रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ से जो है ना हमारा ब्लॉक स्टार्ट होंगे. ठीक है. ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ से हमारे ब्लॉक्स स्टार्ट होंगे, 100,000 ब्लॉक्स. ठीक है. कैसे स्टार्ट होंगे. अच्छा, मैं पहले आई काउंटर बता देता हूँ. I इज इक्वल टू 1 से मैंने काउंटर स्टार्ट किया. अब जरा इस लूप को गौर से देखें क्या कर रहा है ये जितना भी हमारा आर डेट जितना डेटा था, ठीक है, डेटा के अंदर आर पोजीशन जितनी जितनी वैल्यूज थी वो वैल्यूज के हिसाब से डेटा निकाल रहा. ठीक है. उन सारी वैल्यूज के ऊपर डेटा उठा रहा और उसके अंदर क्या कर रहा है, +1 करता जा रहा है.
ठीक है, हर बार क्या करेगा उसमें से +1 करता जाएगा, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहली वैल्यू है तो पहली वैल्यू अगर 6838 आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जब एक बार लूप चलेगा तो अगली बार जो है ना वैल्यू हो जाएगी 6839, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3814, इस तरह से ये सारे एक एक ऐड होते जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है, और उसके इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी आर डेटा की वो उस पुराने वाले में ऐड होती जाएगी, ठीक है, ऐसा 10 बार करेंगे और हमारे पास 10 डे के लॉग रिटर्न आ जाएंगे। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू वेटेड 7 निकाल रहे हैं, अब एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी 7 निकाल रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं वापस अपनी शीट पर आया था, वही वाली बात की, if the two methods providing different outputs and it may hint at the existence of serial correlation और टाइम डिपेंडेंसी, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अगेन आपको मेरे आप देख सकते हैं कि 10 डे VAR है, ये 1 डे VAR नहीं है, ठीक है। 10 डे VAR क्या बता रहा है हमें, 52.2 मिलियन, सही है, और 10 डे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या बता रहा है हमारे पास, 78.4 मिलियन। हमने चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्लॉटिंग सेम है, प्लॉटिंग में कोई खास बात नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है, सही है, सेम जैसे पहले प्लॉटिंग की थी उसी तरह से प्लॉटिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। हेज फंड चेक कर लेते हैं मैंने तो वैसे आपको बता दिया, दोबारा इसे रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हेज फंड क्या आ रहा है हमारे पास, 52.28, 52.2, सही है, और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इसका देख लेते हैं, 77.7 मिलियन आ रहा है, ठीक है। तो उससे हमें क्लियर हो रहा है कि हम मल्टी पीरियड होराइजन में कैसे देख सकते हैं, तीनों अप्रोचेस हमने चेक कर ली कैसे होती है। आपको जरा कंपैरिजन पे चलते हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे इन तीनों अप्रोचेस का। तो अब कंट्रास्ट देख लेते हैं तीनों अप्रोचेस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया था, ठीक है, और उससे हमने वैल्यू वेक्टर्स और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकाला, फिर हमने IID असम्पशन यूज की, उसके बाद हमने लास्ट में ब्लॉक ड्रॉस किए। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि IID इन ब्लॉक ड्रॉस को देख लेते हैं इस वक्त हम, ठीक है। IID और ब्लॉक ड्रॉस को जब हमने कंसिडर किया तो हमने देखा कि काफी हद तक सिमिलर है एक दूसरे से, इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसको हम आगे जाके और मजीद चेक कर लेते हैं। बट अभी एट दिस मोमेंट हम ये कह सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर, हमारे लॉग रिटर्न्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंट सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे रिटर्न ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सीरियली कोरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हमारे पीडीएफ भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं तीनों अप्रोचेस के अंदर से, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट हमें जो है ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, ठीक है। हम लोग इस वक्त अभी तक जितने भी पार्ट 1 से पार्ट 2 तक यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो हम लोग एक्चुअली दो अनस्टेटेड अजम्पशंस के साथ चल रहे हैं, जो अभी तक हम अज्यूम तो कर रहे हैं बट उसको डिक्लेयर नहीं कर, रियलाइज नहीं कर रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर रहे, द फर्स्ट थिंग इज कि द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉग रिटर्न्स ऑफ गोल्ड प्राइसेस विल बी सेम एज दैट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आज जो गोल्ड प्राइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है कल भी वही होगी, तभी हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाएगी कल की, फॉर एग्जांपल आज हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, कल को आके वो जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है तो हमारी तो प्रोडिक्शन गलत हो जाएगी। तो हम इस वक्त अज्यूम कर रहे हैं कि आगे कल आने वाली प्रोडिक्शन भी वही होगी जो आज है या इस हिस्ट्री में जो थी, पास्ट में जो थी, ठीक है। सेकेंडली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे डेटा के अंदर कोई सिक्वेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर डेटा हमारा वाकई इंडिपेंडेंट है और सीक्वेंस पे किसी टाइम डिपेंडेंस या किसी ऑर्डरिंग पे मैटर नहीं करता, ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट अजम्पशन है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। और जो हमारी सेकंड अजम्पशन है इसको एक्चुअली हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आर के अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम इसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल कोरिलेशन को थोड़ा सा पहले जरा समझ लेते हैं, सीरियल कोरिलेशन इन मार्केट एफिशिएंसी एक्चुअली होती क्या है। सीरियल कोरिलेशंस होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब पॉजिटिव रिटर्न्स को फॉलो करें या नेगेटिव रिटर्न्स को फॉलो करें तो उसका मतलब क्या है कि हम डेटा के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न्स को फॉलो करें या नेगेटिव रिटर्न्स पॉजिटिव रिटर्न्स को फॉलो करें तब हम कहेंगे कि आपस में इनके नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, नो सीरियल कोरिलेशन कंडीशन तब होती है जब कोई भी
प्रोबेबिलिटी ना हो कि जो है ना पॉजिटिव रिटर्न से नेगेटिव रिटर्न आएगा अगला, या नेगेटिव से पॉजिटिव रिटर्न आएगा, और रैंडमनेस हो, तो हम कहते हैं कि हमारे हमारे पास सीरियल कोरिलेशन नहीं है या रैंडम वॉक की कंडीशन है। एफिशिएंट मार्केट वही होती है जहां पर रैंडम वॉक का करेक्टरिस्टिक्स रहे या रैंडम वॉक की प्रॉपर्टीज हो। ठीक है। एफिशिएंट मार्केट की प्रॉपर्टी ये है या उसकी एजम्पशन ये है कि जो भी एसेट उसके एफिशिएंट मार्केट के अंदर लिस्टेड है, ठीक है, उस एसेट की प्राइस जो है ना वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। जैसी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो जो है एक सरप्राइज होती है। ठीक है। अगर सरप्राइज अच्छा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, नहीं है तो गिर जाएगी प्राइस। सही है। इसलिए जो है ना एफिशिएंट मार्केट्स अलाउ नहीं करती हैं कि आप उसको फोरकास्ट कर सकें, क्योंकि हर चीज़ एक सरप्राइज होती है, हर न्यू इन्फॉर्मेशन एक सरप्राइज होती है। तो एट पॉइंट मतलब एट द गिवन टाइम आप जो है ना ये नहीं कह सकते कि जो है ना कल आने वाली प्राइसेस किस तरह से होंगे और किस तरह से बिहेव करेंगे। टेस्टिंग फॉर ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है। तो ऑटो का टर्म जो है यहाँ पे वो रिफर कर रही है कि वो अपने लेग से देखा जा रहा है कि उसमें कोरिलेशन है कि नहीं है। ठीक है। डेटा जो भी टाइम सीरीज का डेटा है उसके लेग से जो है ना चेक किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है एसीएफ के नाम से। ठीक है। जो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट कर लेता है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, एक ये आपको टू कलर्ड बैंड्स इसमें मिलती हैं। ठीक है। एक प्लॉटिंग करके बन देखा जाता है, उसके अंदर टू लाइंस होती हैं। ठीक है। जो कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रही होती है। अगर आपके लाइन अगर उसके अंदर आपका प्लॉटिंग उसके अंदर अंदर आ रही है तो उसका मतलब है कि आपका डेटा में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अदरवाइज अगर उससे लाइन एक्सीड कर जाती है तो उसका मतलब है कि आपके डेटा में ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वर्टिकल लाइंस होती हैं इसके अंदर ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शो कर रही होती हैं वो। अगर वो 95% के बैंड के अंदर हैं तो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, स्टैट्स के नाम से एक पैकेज है, वो प्रीरिक्विजिट है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है। इस तरह से नज़र आता है। ठीक है। अभी कैसे आया मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो है ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है वो इस बैंड के अंदर अंदर है। ठीक है। इसको जरा आप देख लेते हैं कैसे होता है कंप्यूट। क्या क्या है हमने लाइब्रेरी स्टैट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पहले डाउनलोड करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप इसको गौर से देखें, एसीएफ फंक्शन को प्लॉटिंग बाद में देखते हैं। एसीएफ फंक्शन में कुछ भी नहीं करना होता है, आपको लॉग रिटर्न रखना है। ठीक है। और उसको एज वेक्टर एसीएफ फंक्शन के अंदर डाल देना है बस। प्लॉटिंग मैंने यहाँ फॉल्स इसलिए की हुई है कि मैं बाद में प्लॉट कर रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आप मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया है, 95% होता है नॉर्मली। अगर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको 90% रखना है, जो भी करना है कस्टमाइज हो सकता है, इसलिए मैंने जो है अलग से प्लॉटिंग बनाई है इसकी। ठीक है। और मेन के अंदर जो है ये वही आएगा यहाँ पे, जो भी आपको टाइटल देना है उसका। ठीक है। अब जरा प्लॉट कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो इस तरह से नजर आता है ये आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मेजोरिटी जो लाइंस हैं, स्मॉल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, वो इस बैंड के अंदर ही हैं। ठीक है। अच्छा, वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग। अच्छा, हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमें ये बताता है कि लिटरेचर जो हमारा रिव्यू में ये बताता है कि वोलेटिलिटी जो है ना वो क्लस्टर्ड होती है मोस्टली। ठीक है। जो हाई वोलेटिलिटी होती है वो हाई वोलेटिलिटी को फॉलो करती है, और लो वोलेटिलिटी को फॉलो करती है। ठीक है। इसे वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहें कि हमारी जो वोलेटिलिटी है वो क्लस्टर्ड है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम अपने रिटर्न्स को एब्सोल्यूट कर लेंगे। जब हम रिटर्न्स को एब्सोल्यूट कर लेंगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएंगे। और अगर हाई मैग्नीट्यूड को फॉलो करे और लो मैग्नीट्यूड को फॉलो करे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारे डेटा में वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग है या नहीं है। ठीक है। तो जब हम चेक कर रहे हैं हमने इस तरह से करके, तो हमें पता चला कि हमारी डेटा वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग एक्सिस्ट करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लाइंस जो हैं वो उस बैंड से बाहर हैं जो हमने स्पेसिफाई किया था। चेक कर लेते हैं इसको आर में। अगेन सेम लाइब्रेरी एंड अगेन। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या कर लिया, ए बी एस एब्सोल्यूट कर लिया मैंने इस रिटर्न्स को। लास्ट टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं किया था मैंने बस। और जब मैं इसको रन करूंगा तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइंस जो हैं अपने
रीजन से बाहर आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरह से हमने चेक किया तो हमें एक बात समझ में आई कि यार अगर हमारे वोलेटिलिटी डिपेंडेंट है, हमें वोलेटिलिटी फॉलो कर रही है, मैग्नीट्यूड हाई मैग्नीट्यूड एंड लो मैग्नीट्यूड, तो कहीं इस तरह से तो नहीं कि ऑर्डर में हमारे टाइम डिपेंडेंस है, हमारे वोलेटिलिटी टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जैसे हमने पहले ट्रांस को शफल करके चेक किया था, हमने इसमें भी इसको भी शफल कर दिया पूरी वोलेटिलिटी को। ठीक है, पूरे एब्सोल्यूट रिटर्न्स को शफल किया। जब हमने शफल किया तो हमने देखा कि टाइम डिपेंडेंस चली गई, विच मीन्स कि हमारा डेटा एक्चुअली में टाइम डिपेंडेंट है, हमारी वोलेटिलिटी एक्चुअली में टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे हमने इसको शफल करके रन किया इसको, तो हमें पता चला कि ये तो इसके अंदर से क्लस्टरिंग बिल्कुल गायब हो गई। ठीक है, अगर इसको चेक करते हैं, कैसे चेक किया हमने। सबसे पहले अगेन हमने सीट सेट करते हैं जैसे कि हम रैंडमली करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं लॉग रिटर्न्स का। ठीक है, लेंथ वही जो होनी चाहिए और रिप्लेस इज इक्वल टू 2 रैंडमली लॉग रिटर्न निकाले हमने। ठीक है, अब उनको हमने जो लॉग रिटर्न्स आए रैंडम, उनको हमने प्लॉट कर दिया एब्सोल्यूट करके। ठीक है, रैंडम वालों को। सही है, और उनका ग्राफ बनाया हमने। सही है। अच्छा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको नॉर्मली देखें, हमारा जो लॉग रिटर्न नॉर्मल्स है, लॉग रिटर्न डेली लॉग रिटर्न देखा जाए, तो उसमें वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग नजर आ रही है। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मल हटा दें, अगर मैं इसको रैंडम उठा दूं यहाँ पे, जैसे मैं रैंडम अब नीचे लेकर आ रहा हूँ, इनको प्लॉट करें जब हम, तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि इसमें वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब पूरा का पूरा डेटा जो है तकरीबन एक जैसा सही ही नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या क्लियर हो रही है कि हमारे डेटा में डेली लॉग रिटर्न्स को चेक करके और सिमुलेटेड लॉग रिटर्न्स को चेक करके हमें ये बात भी क्लियर हो रही है कि हमारे डेटा में टाइम डिपेंडेंस थी, जिसको हमने जबरदस्ती रिमूव किया है अभी हमने शफल करके। अदरवाइज हमारा डेटा इन एन ओरिजिनल फॉर्म टाइम भी डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा, गार्ड्स नॉर्मल मॉडल। ठीक है, पहले जरा देख लेते हैं क्या है क्या चीज़ ये। गार्ड्स मॉडल एक जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडिक मॉडल को कहते हैं। ठीक है, इसकी एब्रिविएशन है। इसमें तीन इक्वेशन होती हैं, मेन इक्वेशन, वेरिएंस इक्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको हम आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, बाकी इसके नोटेशन हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैकेज है आर गार्ज जो कंसिडर करना जरूरी है आर के कंपटीशन के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो दो कॉन्सेप्ट हैं वोलेटिलिटी के, एक हेटेरोस्केडेसिटी का और दूसरा वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का। ठीक है, उन दोनों को इस इक्वेशन के साथ ये हम देख सकते हैं। अगर टाइमली हेटेरोस्केडेसिटी का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, आपकी जो वोलेटिलिटी है, वो टाइमली डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंस है उसके अंदर। अगर इस वाली इक्वेशन को देखें, वेरिएंस इक्वेशन को, तो उसमें शो हो रहा है कि जो है पिछली वैल्यू को जो है देख रही है, मतलब जो एच टी है वो डिपेंडेंट है एच टी -1 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड द अदर थिंग इज के वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का क्या सीन है। वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का सीन यहाँ से समझ आता है कि अगर एक बार ये एरर टर्म्स जो होती हैं एप्सिलॉन टी -1 का होल स्क्वायर, अगर ये एक बार ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगली वाली वैल्यू खुद ब खुद ज्यादा आती है, क्योंकि ये ज्यादा आने के बाद इसको ज्यादा कर देता है। ठीक है, एच टी को ज्यादा कर देता है, और एक बार एच टी ज्यादा हो जाता है तो फिर एच टी -1 ज्यादा हो जाता है, तो वो आगे चलता रहता है, एक साइकिल चलने शुरू होती है। इस वजह से हमारी वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग भी आती है। ठीक है, अब इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, हेटेरोस्केडेसिटी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि अभी होमोसेडेस्टिक डेटा है हमारा। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस है टू द एंड, मतलब टिल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो हमारे पास b1 जो है वो 0 है और अल्फा 1 भी 0 है हमारे पास। ठीक है, तो गार्ड नॉर्मल मॉडल क्या बन जाएगा, हमारा मेन इक्वेशन इसकी ये बन जाएगी, वेरिएंस इक्वेशन ये बन जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ये बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे नॉर्मल मॉडल होता है। ठीक है, जिसके अंदर म्यू बराबर होगा ए नॉट के और सिग्मा बराबर होगा रूट अल्फा नॉट के। ठीक है, सेंस हमें शो हो रहा होगा कि जो है ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं होमोसेडेसिटी के कॉन्सेप्ट, हेटेरोस्केडेसिटी कॉन्सेप्ट को, तो होमोसेडेसिटी में बिल्कुल एज इट इज है वो। ठीक है, इट मींस जो है गार्ड्स इन टर्म्स ऑफ नॉन होमोसेडेस्टिक पर्सपेक्टिव, वो जो है कंसीडर करता है हेटेरोस्केडेसिटी को। ठीक है,
सेकेंडली वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग एग्जिस्ट करती है। वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का क्या सीन है कि सपोज करें कि उनके पास जो है बीटा वन 0.5 है और अल्फा वन जो है वो भी 0.5 है। ठीक है, जब मैं इसको इक्वेशन में पुट करूंगा तो उस तरह से हो जाएगी। ठीक है, आप सपोज कर लें कि एक बार जो है ज्यादा आ जाता है -2 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन टी। ठीक है, तो एप्सिलॉन वन जो है स्क्वायर के कितने बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा H2 क्या हो जाएगा, ये ज्यादा आ जाएगा +2 करके, मतलब अनयूजली लार्ज आएगा। H3 क्या आएगा, क्योंकि H2 लार्ज है तो H3 भी अनयूजली लार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो है वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट भी जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आर्यूगार्च लाइब्रेरी यूज होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है यूगार्च एसपीईसी स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। ये स्पेसिफाई कर देगा हमारी तीनों इक्वेशंस। ठीक है, जो भी हमारे मॉडल की थी, वेरिएंस इक्वेशन, मीन की इक्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर गार्च ऑर्डर 1 1 रहेगा। मीन के अंदर अरमा ऑर्डर जो है वो 0 0 रहेगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा। गार्च डॉट एन एक वेरिएबल है, इसको सेव कर दिया मैंने। फिट डॉट गार्च डॉट एन एक वेरिएबल बनाया है जो एक यू गार्च फिट फंक्शन को कंटेन करता है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेसिफिकेशन जाएगी साथ में और कॉमा उसके साथ आएगा डेटा, जो हमारा लॉग रिटर्न डेटा है। ठीक है, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसने फिटिंग कर दी मॉडल की। यहाँ पे स्टॉप पर नजर आ रहा होगा, अब आपको बंद हो गया, विच मीन्स के ये फिटिंग कर रहा था, फिट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए। मुझे चाहिए लॉग रिटर्न, मुझे चाहिए सिग्मा, ठीक है, वेरिएंस चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए है एरर टर्म। सही है, फिटिंग के साथ आए हैं 6 लोग। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, उसको रन कर दिया। ठीक है, तो मुझे गार्च डॉट एन डॉट एस एस अंडरस्कोर डेटा नाम से जो है ना मेरे पास आ गया वो, इसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर भी। इस तरह से 3 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं पहले नेम दे देता हूँ। जैसे इसमें इसका नेम दूंगा तो नेम हो जाएगा कि लॉग रिटर्न एस एंड जेड। ठीक है, अब नेम चेंज हो गया तो लॉग रिटर्न एस एंड जेड आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास जो है लॉग रिटर्न आ रहे हैं, सिग्मा आ रहा है और रिटर्न आ रही है। ठीक है, अच्छा, डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। इसको डायग्नोस कैसे करें कि हमने सही किया मॉडल या नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मोमेंट पे जो है हमने मीन निकाला, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्क्यूनेस निकाला, कट ऑफ निकाला। ठीक है, अच्छा हम जरा इधर देख लेते हैं। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कट ऑफ जो भी है हमने सबका निकाला। अच्छा, हम जो निकाल रहे हैं वो जेड टर्म का निकाला। हमने जैसे पहले ये डिस्कस किया था कि जो है ना जेड जो है ना एरर टर्म जो है वो डिपेंडेंट है, वो कल्प्रिट है किस चीज़ के लिए, वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है, तो अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसके हिसाब से तो मीन की होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है 0 के। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 के क्लोज आ रहा है, स्क्यूनेस भी 0 के क्लोज ही है, थोड़ा नेगेटिवली स्क्यूड है बट 0 के क्लोज है, लेकिन कटऑसिस में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले कटऑसिस 14.11 होता था, अब कटऑसिस 7.9 तक पहुंच गया। तो काफ़ी हद तक कटऑसिस हैवी टेल जो इश्यूज था हमारा डेटा के साथ, उसको उसने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया हमारे मॉडल ने, बट 100% रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग का फैक्टर हमने एक और तरीके से चेक किया कि हमने जो है एसीएफ फंक्शन लगाया, ऑटो रिलेशन चेक की विद एंड विदाउट एब्सोल्यूट रिटर्न। सही है, जो हमारे जेड था, जेड वैल्यू जो थी, जेड वैल्यूज को हमने निकाल के चेक किया, ऑटो को रिलेशन इसके अंदर चेक किया। अगर ऑटो को रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं की, हमने चेक किया, तो इसलिए हमें एक ही चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग नहीं है। ऑल दो हमने जो है एब्सोल्यूट के अंदर भी चेक करके देख लिया हमने। मैं आपको आर में दिखाता हूँ। हमने क्या किया, पहले हमने एसीएफ फंक्शन चेक किया सिंपली जेड का। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एब्सोल्यूट करके भी चेक किया, तो दोनों तरह से जो है हमें नज़र नहीं आए ऑटो कोरिलेशन के अंदर। लेकिन स्टिल जो है हमें हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू था वो हमें अभी स्टिल हमारे पास है। ठीक है, उसके लिए हमने जैसे पहले भी हमने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, इस बार भी हम रीस्केल स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मीन इक्वेशन भी वही रहेगी, इसकी वेरिएंस इक्वेशन भी वही रहेगी, जो डिफरेंस आएगा वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अगेन आपको बता दूं कि ये चीज़ डिवाइड होगी, जैसे जो एस है इसका वो हमेशा डिवाइड होता है, तो इस बार भी डिवाइड होगा। ठीक है,
तो उसको ज़रा उसमें देख लेते हैं। हम गए तो टी में क्या करेंगे, सिर्फ अगेन वही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, अगेन सब कुछ सेम एंड अगेन सेम। ठीक है, हमारे पास आ गया 3 कॉलम्स अगेन। ठीक है, फिट होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे। उसकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कटऑफ सब निकालेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, मीन 0 के करीब आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 के करीब आ रहा है, स्क्यूनेस भी 0 के काफ़ी करीब है, थोड़ा नेगेटिव स्क्यूड है। बट कटॉसिस इस बार जो है ना, जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, विच मीन्स अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक की तरफ जा रही है, चली गई है लेप्टोकर्टिक से। ठीक है, लेफ्ट प्लेटिकर्टिक बेहतर होता है। सही है। अच्छा, हमने वो भी चेक कर लिया, ऑटो कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती विद और विदाउट एब्सोल्यूट टर्न्स। ठीक है, तो विद एंड विदाउट एब्सोल्यूट वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी को हमने एब्सोल्यूट करके भी देख लिया ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, तो इसका मतलब है कि इसने जो है वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग के इफेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है। अच्छा, अगेन वो प्लेटिकर्टिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लेटिकर्टिक में होता ये है कि वो मीन की तरफ ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है मीन को वैल्यू दे रही होती है। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो बेहतर होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और लेप्टोकर्टिक से। ठीक है, लेप्टोकर्टिक में क्या होता है कि वो जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ज़्यादा हो रही होती है, तो वो जो है ना उस प्रोबेबिलिटी को कम कर लेती है। ऑल्दो द रेंज इंक्रीजेस, बट द थिंग इज के प्लेटिकर्टिक से जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देता है सारे हर टाइप के डेटा को। ठीक है, तो इसलिए वो बेटर होती है। वेल, अब हम देख लिया कि जो है डी स्केल ट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे डेटा को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो हमने इससे कंप्यूट करना शुरू किया। हमने वी आर इन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल देखते हैं कैसे हमने कंप्यूट किया। हमारे पास जो है ज़ाहिर है हमने इस बार भी वही किया है सिमुलेशन, लेकिन हम गार्ड्स मॉडल से किया तो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीड सेट किया हमने, एक फंक्शन है यूगार्ड्स बूट। ठीक है, जो आर यूगार्ड्स लाइब्रेरी के अंदर ही है। ठीक है, इसको हमने क्या क्या बता दिया, हमने उसको बताया कि स्पेसिफिकेशन क्या है, फिट डॉट गार्ड जो टीम स्पेसिफिकेशन सेव है, मेथड पार्शल है, सैम्पलिंग रॉ मतलब कि पूरे एरे टर्म्स उठाने हैं तुमने। सही है, एरे टर्म्स के साथ उठाना है, बूटस्ट्रैप करना है। उसके बाद जो है एन अहेड का मतलब क्या है कि एक दिन अहेड आगे जाओ, एक टाइम पीरियड अहेड। और बूट पीरियड जो है कितना करना है हमें, प्रोडिक्शन कितनी चाहिए हमें, हमें चाहिए हैं 100,000 प्रोडिक्शन चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया उसको। ये जब हम इसको रन करूँगा तो ये प्रोडिक्ट कर देगा। और उसके बाद 100,000 सिमुलेशन होने के बाद जितना भी डेटा आएगा एफ सीरीज़ के अंदर होगा, वो बूट डॉट गार्ड्स एफ सीरीज़ के अंदर होगा, वो उसको सेव कर दो RX7 के अंदर। ठीक है, अगेन फिर वही अल्फ़ा जो आपको पता है अगेन, और वैल्यू एड्रेस और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आपको पता है कैसे आता है। ठीक है, तो उस तरह से वैल्यू एड्रेस आ गया। कोई हेज फंड के लिए हमने VAR भी निकाल लिया, उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी अपन निकाल लिया। सही है, मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ये आएगा या, तो आपके पास एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी आ जाएगा। सही है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर यही है कि वो अगेन अब हमने 1 अप्रैल तक का हमारे पास छोटा डेटा था, तो जो हम निकाल रहे हैं 2 अप्रैल के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 अप्रैल के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इट विल नॉट लूज, आवर हैश फंड विल नॉट लूज मोर देन 33.4%, 33.4 मिलियन अगर हम इग्नोर करते हैं 5% वर्सन एरियस को। और अगर इससे भी बुरा हो जाता है 33.4 मिलियन, मतलब इस रिटर्न से भी नीचे जा जाते हैं रिटर्न, तो हमारी प्रोडिक्शन ये है कि 74.6 मिलियन तक लॉस हो सकता है इन द केसेस ऑफ 5% वर्सन एरियस। सही है। अच्छा, एनुलाइज वोलेटिलिटी को देख लेते हैं। एनुलाइज वोलेटिलिटी, ठीक है, एनुलाइज वोलेटिलिटी की कहानी ये है कि एनुलाइज वोलेटिलिटी क्या होती है, डेली वोलेटिलिटी जो है उसको रूट 252 ओपन डेज होते हैं, ट्रेडिंग डेज, तो उसको 252 से रूट 252 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी वोलेटिलिटी एनुलाइज हो जाती है। ठीक है, इस तरह से नजर आएगी हमें। मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ कैसे बनाया मैंने। हमारी फिटेड वोलेटिलिटी है, उसको स्क्वायर रूट 252 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और उसका डी वाई ग्राफ बना लिया आपने। ठीक है, तो वो इस तरह से नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से आपको देखने को मिल रहा है कि 1980 के अंदर बहुत हाईएस्ट वोलेटिलिटी चेंज आया था। ठीक है,
और एक केस हम उसको बना लेंगे 1980 का, इसको हम लिस्ट देखेंगे जिसके अंदर VAR और क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। और एक केस हम 2008 का भी देखेंगे, जब यूएस इक्विटी मार्केट क्रैश हुई थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे 2008 के, तो उस पर गोल्ड प्राइसेस में कितनी फ्लक्चुएशन हुई थी और VAR कितना शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। पहले ज़रा 29 जैन 1980 वाले देख लेते हैं, जब हाई इन्फ्लेशन थी और पूरे ग्लोबली हाई इन्फ्लेशन चल रही थी, और तो बहुत सारे लोगों ने जो है मेटल खरीदना शुरू कर दिया था, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ सोवियत इंटरवेंशन चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, वो भी अनसर्टेनिटी का बायस बन रही थी। तो हमने क्या किया कि 1968 जो हमारा डेटा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से लेकर हमने इस डेट तक का डेटा हमने लिया, और उसके बाद हमने VAR कंप्यूट किया। ठीक है, आगे का डेटा हमने लिया ही नहीं, तो 2020 तक का डेटा आगे तक लिया ही नहीं, इससे आगे का। उसके बाद हमने वार कंप्यूट किया, वैल्यूएटर्स कंप्यूट किया, तो हमारे पास आया 11%। ठीक है, और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आया 18%। दो के हम पहले जब चेक कर रहे थे, तो पहले आ रहा था 3% एंड 5%। ठीक है, और अब आ रहा है 11% एंड 18%। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई थी, इसका मतलब ये है कि हमारा वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी टाइम डिपेंडेंट है, सिर्फ वोलेटिलिटी नहीं है। अगर वोलेटिलिटी हाई होगी तो वैल्यू एट रिस्क भी हाई होगा, अगर वोलेटिलिटी कम होगी तो वैल्यू एट रिस्क भी कम होगा। सही, एक और एग्जांपल 2008 की देख लेते हैं, जब 15 अक्टूबर को लेमन ब्रदर्स ने जो है बैंकरप्सी फाइल की थी, तो एक ही दूसरी दिन के अंदर अंदर 4.73% जो है ना इक्विटी मार्केट जो है ना फॉल हो गई थी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कैपिटल निकाल के गोल्ड में डाला था, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई थी एज कम्पेयर टू 1998। तो हम क्या कर रहे हैं, 2015 तक का डेटा निकाल रहे हैं, उसके बाद जब हम VAR कंप्यूट कर रहे थे, तो हमारे पास कितना आ रहा था, 5% एंड 7%। वहाँ पे कितना आ रहा था, 3% एंड 5%। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। देखो, 29 फरवरी के लिए मैंने क्या किया, पूरे डेटा को वही सेम रखा, गार्ड्स को जैसे हमने पहले रखा था। ठीक है, फिट गार्ड भी वैसे रखा, टी भी वैसे रखा। बस यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने कि जब स्पेसिफिक डेटा किया, तो हमने डेटा में लॉग रिटर्न डी को कहाँ से कहाँ तक रखा, उन डेट्स तक रखा जो डेट्स हमें चाहिए थी। बस ये चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे, बाकी का कुछ भी चीज़ नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगेन सब कुछ वैसे चलता रहा, सेम 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 सेम, आगे का मॉडल बिल्कुल सेम, और हमारे पास जो है आना शुरू हो गई चीज़ें। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। सही है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया वैल्यू एट 11%, और जब मैं सब शॉर्ट पर देख रहा था 29 का, तो ये तकरीबन 18% तक आएगा। ठीक है, इस तरह से 15 के अंदर ही मैंने किया, 15 के अंदर ही मैं कुछ नहीं किया, मैं आपको रन करके नहीं दिखा रहा, बस वैसे ही बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज किया है मैंने। 15 अक्टूबर 2008 तक का डेटा लिमिट कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 15 अक्टूबर 2008 तक लिख लिया चला गया। इससे आगे का मैंने वो उसमें चेंजेस डाली ही नहीं। ठीक है, अच्छा, लास्टली जो है ना फोकास कर रहे हैं VAR फॉर कंप्लीट ईयर। ये बहुत बेहतरीन ग्राफ लगता है मुझे। इसमें हम क्या करते हैं कि अप्रैल 2019 से तक डेटा लेकर जो है ना फोकास कर लेते हैं हम अगले अप्रैल 2020 तक के लिए, और पूरे ईयर की फोरकास्टिंग होती है। अब रिटर्न जो फोरकास्ट होते हैं उसके साथ साथ, सॉरी, रिटर्न जो फोरकास्ट होते हैं उसके साथ साथ उसकी वोलेटिलिटी भी फोरकास्ट हो रही होती है। आई मीन VAR ही फोरकास्ट हो रहा होता है। तो इसको थोड़ा देखते हैं कैसे होता है। सही है, मैंने क्या किया, पहले जो ना एन 2019 एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स कितने रखता कहाँ तक रख लिए, 2020 तक की डेटा रख लिया। सही है, एक साल का डेटा मिस कर दिया इसमें से। ठीक है, उसको मैंने रन कर दिया। अच्छा, अभी एक फंक्शन है यूगार्च रोल का फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि डेटा कहाँ पर है, तो गार्च रो टी मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इसको डेटा बता दिया कौन सा रखना है, मैंने लॉग रिटर्न डॉट टी बता दिया मैंने। सही है, अच्छा, उसको फिर मैंने बोल दिया कि कितना हेड तक जाना है, उसने फिर भी बता दिया मैंने। तो उसने बोला कि वन डे है, अच्छा हाँ, इसको मैंने बता दिया एन है, तो उसको पता चल गया कि एक एक दिन के हिसाब से बताना है। ठीक है, फोकास डॉट लेंथ बता दिया, तो उसने वही पता चल गया कि एक पीरियड तक की बतानी है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको पता चल गया इसके डेटा के आगे से, 2019 के आगे से। ठीक है, सर रिफिट डॉट एफ का मतलब है आफ्टर वन डे, अपना मतलब वन पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद आपने रिफिट करना है। अच्छा, रिफिट विंडो रिकर्सिव है। सही है, कैलकुलेट डॉट वी आर खुद ही कैलकुलेट भी करेगा, ट्रू कर दिया उसको मैंने। उसका अल्फा बता दिया मैंने, VR का 0.05 है, और कीप कोफिशिएंट भी ट्रू कर दिया मैंने।
अच्छा, इसको रन करूँगा तो तकरीबन ये 10 मिनट्स तक जो है ना आपको फिट करके देगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं इसको वीडियो की लेंथ देखा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैंने अपने पास रन किया हुआ ही है इसको, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर डी वाई ग्राफ के बाद, ठीक है। जब उसका ग्राफ प्लॉटिंग करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बहुत क्लियरली आपको शो कर रहा है कि आपको अल्फा ही बता रहा है, साथ साथ में उसके साथ साथ आपको उसका वो ही बता रहा है, बी आर ही बता रहा है और रिटर्न ही बता रहा है साथ साथ। तो थ्रू आउट द ईयर आपको जो है ना ये शो हो रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न जो है ना इसके अंदर ही रहेंगे। सिर्फ 5% है जो इस ग्रीन लाइन से बाहर आ रहा है, अदरवाइज हर चीज़ जो है इसके अंदर ही है। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे ईयर का भी जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग गार्च रोल मॉडल, ठीक है। तो इस वीडियो को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे हमने ये सीख लिया कि हम कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट कैसे चेक कर सकते हैं। हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, वोलेटिलिटी के क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट देखा हमने, और उसके साथ साथ हमने कंप्लीट ईयर के लिए या मल्टी पीरियड होराइजन के लिए हमने फोरकास्टिंग भी देख ली, वी आर कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और लास्टली जो कंप्लीट ईयर का हमने देखा रिटर्न, और उसके साथ साथ उसका ईच डे रिटर्न एंड ईच डे वी आर भी हमने कैसे कंप्यूट किया वो भी आपके सामने है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।